फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे को नाव के टूटे हुए हिस्से की मदद से समुद्र में तैरते हुए देखते हैं। हम देख सकते थे कि उसका पूरा जहाज जल रहा था और समुद्री राक्षस द्वारा नष्ट कर दिया गया था। बाद में हम देखते हैं कि मैसी एक बार फिर अनाथालय के कमरे में अपने दोस्तों के साथ कहानियां साझा करने के अपने रात के अनुष्ठान में तल्लीन है। इस बार वह साहसी समुद्री राक्षस शिकारियों की महाकाव्य कहानी बताती है जिन्होंने अपनी खतरनाक यात्रा पर जहाजों की बहादुरी से रक्षा की। हालांकि उसकी कहानी में अचानक कार्यवाहक द्वारा बाधा डाली जाती है जो सभी को बसने और सोने का निर्देश देता है क्योंकि सोने का समय बीत चुका होता है। धैर्य के साथ मैसी कार्यवाहक के जाने का इंतजार करती है ताकि वह अपना एडवेंचर गियर प्राप्त कर सके। सहायता के लिए एक अलमारी का उपयोग करते हुए वो कुशलता से खिड़की पर चढ़ती है। उस रात एक और गुप्त साहसिक कार्य शुरू करती है। अगले दिन अपरिहार्य जहाज पर नाविक जेकब को कुछ किलोमीटर आगे देखे गए एक विशाल प्राणी के बारे में जानकारी मिलती है। जहाज का कप्तान इसे कुख्यात रेड ब्लस्टर के रूप में पहचानता है, वही राक्षस जिसने उसे एक आंख में अंधा कर दिया था। इसके कुछ ही समय बाद वे ब्रिकलबैक के नाम से जाने जाने वाले एक अन्य भयानक प्राणी के हमले के तहत जिम निकलबोन के जहाज से मिलते हैं। रेड ब्लस्टर का सामना करने की कप्तान की प्रबल इच्छा के बावजूद वो जेकब की सलाह को मानता है और संकटग्रस्त निकलबोन जहाज की सहायता के लिए उनके मार्ग को बदल देता है। घने कोहरे के बीच चालक दल घेराबंदी में है, लेकिन जैसे ही अपरिहार्य युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है वे राक्षस का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक भड़कना शुरू करते हैं। हिसाब का समय आ गया है। याकूब और उसके साथी शिकारी जहाज की तरफ रस्सियों से लटकते हैं। कप्तान के आदेश पर तोपों और तीरों को लगातार छोड़ा जाता है। जीव गोता लगाने का विकल्प चुनता है, लेकिन जेकब अपनी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक हार्पून और एक ट्रैकिंग उछाल के साथ पाल को तेजी से मापता है। नाव के चारों ओर पक्षियों की अनुपस्थिति को देखते हुए नाविक अचानक ऊपर चक्कर लगा रहे सीगल की जासूसी करते हैं, जो जहाज के नीचे प्राणी की उपस्थिति का संकेत देता है। राक्षस सतह को तोड़ता है, जहाज को पलट देता है और नाविकों को अपने तंबू के साथ फंसाता है। अराजकता के बीच जेकब सतर्क रहता है, तंबू के हमलों और हार्पून फेंकने से बचता है। एक तीव्र संघर्ष के बाद राक्षस याकूब को पानी में फेंक देता है। प्राणी द्वारा उसे घेरने के प्रयासों के बावजूद जेकब अटूट दृढ़ संकल्प के साथ तैरता है। वह राक्षस की पीठ पर गिर जाता है, उसे चाकू से वार करने का अवसर लेता है। मौका पाकर कप्तान जीव के कमजोर स्थान पर भाला चलाता है और अंततः उसे हरा देता है। आनंद अल्पकालिक होता है। कप्तान का जहाज नष्ट हो जाता है, जो उसे घृणित राक्षस को पकड़ने से रोकता है। याकूब को कप्तान द्वारा बुलाया जाता है और उसकी सराहना की जाती है। ये पता चला है कि कप्तान रेड ब्लस्टर पर कब्जा करने के बाद सेवानिवृत्त होने की योजना बनाता है और नेतृत्व जेकब को सौंप देता है। वो जेकब को एक जहाज के टूटने वाले बच्चे के रूप में खोजने और भविष्य के नेता के रूप में उनकी क्षमता को पहचानने का वर्णन करता है। घर लौटने पर जहाज को सबसे प्रसिद्ध राक्षस शिकार जहाज के रूप में जाना जाता है। नाविकों की विजयी वापसी का जश्न मनाने वाले उत्सवों के बीच मैसी भीड़ में मिल जाता है और खुशी मनाता है। गायन और नृत्य के बीच वो जेकब का अभिवादन करने के लिए बार की खिड़की पर दिखाई देती है। वो खुले तौर पर उसकी उपलब्धियों और महान शिकारियों की प्रशंसा करती है जो उसके माता पिता होते हैं। मैसी अपनी साहसिक भावना का खुलासा करती है और अनाथालय से भागने की बात कबूल करती है। उसका इरादा अगले राक्षस शिकार अभियान में शामिल होने का है। हालांकि जेकब दृढ़ता से उसके अनुरोध को अस्वीकार करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि राक्षसों का विश्वासघाती सागर बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। मैसी की दृढ़ता के बावजूद जेकब निर्णायक कार्रवाई करता है, उसे एक वैगन के अंदर रखता है और उसे अनाथालय में वापस जाने का आदेश देता है। अगले दिन कैप्टन क्रो और उनके साथी शाही महल पहुंचे, जिस पर उन्होंने अपनी पूर्व यात्रा पर विजय प्राप्त की थी। राजा द्वारा पर्याप्त पुरस्कार के आश्वासन के बावजूद वे रेड ब्लस्टर को समाप्त करके मुख्य खोज को पूरा करने में विफल रहे। फिर भी राजा उनके प्रयासों से असंतुष्ट था। उनके सामने खड़े होकर उन्होंने शाही बेड़े में नए विशाल जहाज की भव्यता का अनावरण किया, जिसका नाम इम्प्रेटर था। शिकार की जिम्मेदारी नौसेना को हस्तांतरित की जानी थी, जिससे कैप्टन क्रो की सेवाएं निरर्थक हो गईं। स्वाभाविक रूप से कैप्टन क्रो गुस्से में आ गया था। उन्होंने सम्राट पर हथियारों की निरर्थकता की आलोचना की और नौसेना के नेता को पूरी तरह से अयोग्य बताते हुए उनकी आलोचना की। गुस्सा भड़क उठा, फिर भी जेकब एक शांत उपस्थिति ने स्थिति को शांत कर दिया।
उन्होंने दो जहाजों के बीच एक चुनौती का प्रस्ताव रखा, प्राणी का पता लगाने के लिए एक दौड़ अनिवार्य बनाम सम्राट। दांव ऊंचे थे, खोए हुए जहाज को पूरी तरह से विनाश का सामना करना पड़ेगा। राजा ने खुले महासागर की ओर एक नया मार्ग तैयार करते हुए प्रतियोगिता को साहसपूर्वक स्वीकार कर लिया। उनका लक्ष्य रेड ब्लस्टर कोई साधारण विरोधी नहीं था। जेकब ने अनुमान लगाया कि इसकी त्वचा असामान्य रूप से मोटी थी, जिसके लिए सामान्य तीरों के बजाय आग के बमों और लंबे भाले के उपयोग की आवश्यकता थी। कप्तान ने चालक दल को चेतावनी दी कि वे खतरनाक ड्रैगमो सागर से परे अज्ञात जल में जाने वाले थे, जो मानव समझ से परे खतरों का क्षेत्र है। जोखिमों को स्पष्ट किए जाने के साथ चालक दल अपनी यात्रा की शुरुआत का जश्न मनाते हुए एक टोस्ट उठाने के लिए इकट्ठा हुआ। हंगामे के बीच एक विसंगति सामने आई। बैरल में से एक में सिर्फ पीने से ज्यादा था, इसने मैसी को छुपाया। उनके बीच में घुसकर उसका उत्साह स्पष्ट था। उन्होंने कैप्टन क्रो की पूरी गाथा सीखी थी और अपनी कम उम्र के लिए उल्लेखनीय बहादुरी का प्रदर्शन किया था। क्रो उसके दुस्साहस से अचंभित हो गया और उसने सारा से उस युवा लड़की को अनिवार्य दल के सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए कहा। ब्लेड से लैस मैसी को सारा ने निर्देश दिया कि वह बिना किसी सवाल के आज्ञा का पालन करे, ऐसा न हो कि उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़े। जैसे ही अंधेरा हुआ और जहाज खतरनाक ड्रैगमो सागर में गहराई तक गया, उनके खदान का ध्यान आकर्षित करने के लिए आग की लपटें शुरू की गईं। मैसी, जो अभी भी अपने नए हथियार से उत्साहित थी, बेसब्री से रेड ब्लस्टर का सामना करना चाहती थी और उसकी हार सुनिश्चित करना चाहती थी। हालांकि कप्तान ने उसे आराम करने का आदेश दिया। उसने उसके भीतर उसी अंतर्निहित शिकार प्रवृत्ति को पहचाना जो याकूब के पास एक बच्चे के रूप में थी। अचानक जहाज का डेक कांप गया, जीव पास आया। चालक दल सक्रिय हो गया। पक्षियों के उड़ान भरने के साथ ही हार्पूनर्स तैयार हो गए। हमला शुरू हुआ। आग के बम हवा में उड़ रहे थे। लाल धमाका उभरा। तोपों ने गर्जना के साथ जवाब दिया। हमले के बावजूद जीव ने जहाज के धनुष से टकराते हुए हमला किया। हार्पून लॉन्च किए गए, जहाज को राक्षस से जोड़ते हुए, क्योंकि यह उन्हें बेरोकटोक आगे खींचता था। पाल अपनी अपार शक्ति के विरुद्ध अप्रभावी साबित हुए। लाल ब्लस्टर ने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, खुद को घुमाया और एक अशांत भंवर बनाया जिसने चालक दल को अस्थिर कर दिया। याकूब ने चेतावनी दी कि जहाज अपनी सीमा तक पहुंच गया है, उन्हें प्राणी के साथ संबंध तोड़ने की आवश्यकता है। फिर भी कैप्टन क्रो दृढ़ रहे और हार मानने से इनकार कर दिया। अराजकता के बीच मैसी ने खतरे को पहचाना और निर्णायक रूप से रस्सियों को काटकर जहाज को मुक्त कर दिया। याकूब ने उसके ज्ञान को स्वीकार किया और उसे कार्य पूरा करने की अनुमति दी। जैसे ही जहाज राक्षस की पकड़ से मुक्त हुआ, जेकब और मैसी को पानी में फेंक दिया गया, जो लाल ब्लस्टर के करीब थे। जल्दी ही उन्हें एक छोटी नाव में सुरक्षा मिल गई। हालांकि कप्तान का गुस्सा भड़क उठा। उसने मैसी के आत्मसमर्पण की मांग करते हुए जेकब पर अपनी बंदूक का निशाना बनाया। एक पल में लाल धमाका फिर से दिखाई दिया, जिससे नाव पूरी तरह से निगल गई। प्राणी के अंदर जेकब और मैसी ने एक दीपक प्रज्वलित किया, जिससे उनके असली परिवेश का पता चलता है। प्राणी के पेट के भीतर जेकब ने एक योजना तैयार की। उसने अपने भाले से प्राणी की भीतरी दीवारों पर चढ़ते हुए अपने और मैसी के बीच एक रस्सी बांध ली। जैसे ही वे चढ़ते गए, मैसी राक्षस के नथुने तक पहुंच गया। उनके माध्यम से समुद्र की विशालता को देख रहा था। इस बीच रेड ब्लस्टर फिर से सामने आया और एक द्वीप के लिए एक मार्ग निर्धारित किया। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जेकब ने अनजाने में प्राणी के छींकने को उकसाया, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। जेकब ने खुद को एक अजीब बंजी जैसे तरीके से रस्सी से लटका हुआ पाया, जब तक कि वह एक नारियल के पेड़ से चिपक गया, लाल ब्लस्टर के साथ आमने सामने। जीव ने मैसी को पकड़ लिया, जो उसके दांतों से लटक गया था। हालांकि जीव ने एक अप्रत्याशित शांति का प्रदर्शन किया। जेकब, जो उसकी आंख पर प्रहार करने के लिए दृढ़ था, मैसी द्वारा रोका गया, जिसने रस्सी को काट दिया। प्राणी ने युद्ध को अनिच्छुक माना और चला गया। जेकब और मैसी ने खुद को एक ईमानदार चर्चा में पाया। प्रत्येक के पास प्राणी के निधन पर एक अलग दृष्टिकोण था। उनकी बातचीत अजीब जंगल की आवाजों से बाधित हुई, जिससे उन्हें शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई घंटों के बाद वे बारिश से शरण लेते हुए एक विशाल घोंगे के खोल से टकरा गए। जैसे जैसे रात ढलती गई, उन्हें पोषण मिलता गया और एक बार फिर एक भावुक बहस में शामिल हो गए। इस बीच इनविटेबल पर सवार कैप्टन क्रो का गुस्सा बढ़ता रहा, जो जहाज के आसन डूबने से और बढ़ गया। सारा ने बुरी खबर दी और अपने शिकारी के सिद्धांतों से हटकर कैप्टन क्रो ने डायन का पता लगाने का मन बना लिया।
अगली सुबह मैसी शिविर स्थल के भीतर फल चुराते हुए एक छोटे नीले रंग के प्राणी को देखने के लिए जागती है। सावधानी से प्राणी के पास पहुंचकर लड़की छिपने के प्रयास में उसे दूर भगाती है। धैर्य रखने के बाद मैसी सफलतापूर्वक प्राणी को एक उपहार के साथ लुभाता है। इसे उठाते समय वो अनजाने में एक अंडे की याद दिलाने वाली वस्तु पर कदम रखती है। उसे आश्चर्य होता है कि शिविर स्थल दबे हुए अंडों से बिखरा हुआ है। इस रहस्य उद्घाटन के बीच जेकब दिखाई देने वाली जलन प्रदर्शित करते हुए मैसी को छोटे राक्षस को पकड़े हुए देखता है। नाराज होकर वो अंडों के बीच से गुजरते हुए उसकी ओर बढ़ता है। एक तेज गति के साथ वो नीले प्राणी को एक तरफ फेंक देता है, मैसी को पकड़ लेता है और इस प्रक्रिया में अपना संतुलन खो देता है। ये दुर्घटना कई अंडों को कुचलने और शिशु जीवों के चिल्लाने की ओर ले जाती है। हंगामा हानिरहित प्राणियों की एक विशाल भीड़ को आकर्षित करता है, लेकिन उनकी उपस्थिति प्राणियों की विशाल मां को भी बुलाती है। जल्दबाजी में दोनों एक पाल नौक को पानी में धकेल देते हैं और मैसी अंतिम प्राणी को ऊंची मां पर फेंक देता है। यह मोड़ क्षणिक रूप से पीछा करना बंद कर देता है, लेकिन शांति अल्पकालिक होती है। एक अजीब सा विशाल केकड़ा नाव को उसके झुनझुनाओं में पकड़ लेता है और अपने दांतेदार पंजे से उसे निगलने का प्रयास करता है। एक अप्रत्याशित मोड़ में ब्लस्टर नामक एक लाल आकृति हस्तक्षेप करती है, केवल टकटकी के साथ केकड़े को डराती है। संघर्ष के बीच जेकब पानी में गिर जाता है, जबकि मैसी केकड़े की पीठ पर गिर जाता है। वो ब्लस्टर को मुक्त करते हुए साहसपूर्वक केकड़े की आंख में खोल का एक टुकड़ा डालती है। फिर भी मैसी को पानी में फेंक दिया जाता है और वो होश खो देता है। जेकब केकड़े के पंजे पर अपना वीणा फेंकता है, जिससे ब्लस्टर अपनी पकड़ से मुक्त हो जाता है। प्राणी का प्रकोप जारी है, लेकिन सभी की राहत के लिए मैसी फिर से उभरता है, जिसे छोटे नीले प्राणी द्वारा ले जाया जाता है। सुरक्षा हासिल होने के साथ वे अपनी डूबती नाव की दुर्दशा का सामना करते हैं। मैसी ब्लस्टर के साथ फलों और नीले प्राणी का उपयोग करके घर लौटने के लिए सहायता मांगती है। उल्लेखनीय रूप से राक्षस उन्हें समझता है और उनकी सहायता करता है, नाव को खुले समुद्र की ओर धकेलता है। जैसे ही वे ब्लस्टर की पीठ के ऊपर यात्रा करते हैं, जेकब प्राणी का मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है, हालांकि संचार चुनौतीपूर्ण रहता है। मैसी अपनी बाहों से उड़ान आंदोलनों की नकल करके ब्लस्टर को प्रभावी ढंग से संचालित करके नेतृत्व करती है। इस बीच कैप्टन क्रो एक कुख्यात द्वीप पर आता है, जिसका सामना ग्वेन बैटरबी नामक एक दुर्जय जादूगरनी से होता है। वो उसे उसके पिछले जीवन की कीमत पर एक घातक रचना भगवान के हाथ से परिचित कराती है। ब्लस्टर पर वापस मछली पकड़ने के जेकब के प्रयास तब तक निराशाजनक हैं जब तक कि प्राणी एक भंवर नहीं बनाता है, जिससे उन्हें पकड़ने में मदद मिलती है। मछलियों की प्रचुरता के परिणामस्वरूप नीला प्राणी काफी मोटा हो जाता है। रात के शुरू होने के साथ एक शक्तिशाली तूफान आ रहा है। वे समुद्र की गहराई में अभयारण्य पाते हैं, जो ब्लस्टर द्वारा तूफान के प्रकोप से सुरक्षित है। पानी के नीचे के क्षेत्र की भव्यता के बीच जेकब राक्षस कंकाल और जहाज के मलबे को देखते हैं, जो मनुष्यों और राक्षसों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण हुए विनाश का प्रमाण है। ब्लड मून एक भयावह शगुन में विकसित होता है, जो चुड़ैल की सतर्क दृष्टि का प्रतीक है। आखिरकार वे रम पेपर द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां मैसी इस दिल दहला देने वाली वास्तविकता का सामना करती है कि कैप्टन क्रो उसे अनाथालय में वापस करने का इरादा रखता है। रेड की संगति ने उनके जीवन को बदल दिया है, लेकिन वह अनिच्छा के साथ प्राणी को विदा करती है। समुद्र तट पर जेकब विशाल राक्षस के प्रति आभार व्यक्त करता है, अजीब तरह से अपने राक्षस शिकार की खोज को रोकने का वचन देता है। जैसे ही वे विदाई का आदान प्रदान करते हैं, खतरा पैदा हो जाता है। लाल एक आसन खतरे को महसूस करता है। इम्परेटर रॉयल नेवी का एक युद्धपोत रेड को रोकने के जेकब के प्रयासों के बावजूद राक्षस जहाज पर हमला करता है, जिससे एक विनाशकारी टकराव शुरू हो जाता है। सम्राट की तोपें लगातार गोलीबारी करती हैं, जिससे मैसी बेहोश हो जाता है और राक्षसों का गुस्सा भड़क जाता है। लाल रंग की टकटकी एक दूर के जहाज पर टिकी होती है, कैप्टन क्रो का पोत, जो आशा की एक किरण को दर्शाता है। क्रो के दल ने रेड को अक्षम करने के लिए एक जहरीले हार्पून का उपयोग किया। अराजकता के बीच सारा मैसी से मिलने जाती है, उसे रेड को मुक्त करने में मदद की पेशकश करती है। अनिवार्य रूप से क्लाइमैक्टिक शोडाउन लूम करता है, क्योंकि रेड स्तब्ध और संयमित रहता है और नौसेना का बेड़ा हमला करने की तैयारी करता है। जैसे ही क्रो एक घातक प्रहार करने वाला है, मैसी लाल को बचाते हुए अंदर कदम रखता है। ये कार्रवाई जेकब और क्रो के बीच टकराव की शुरुआत करती है। उनका द्वंद्व युद्ध पानी में जेकब के साथ समाप्त होता है और क्रो जीत का दावा करने का मौका छीन लेता है।
हालांकि मेसी का दृढ़ संकल्प अटूट रहता है। वो लाल को बांधने वाली रस्सियों को तोड़ देती है। जैसे ही लाल ताकत हासिल करने का प्रयास करता है, ये जहाज और महल के एक हिस्से पर गिर जाता है। नौसेना का बेड़ा अपनी तोपों को तैयार करता है और लाल बहादुरी से खड़े होने का प्रयास करता है। फिर भी जहर उसे कमजोर कर देता है, जिससे एक और पतन हो जाता है। कौवा एक शक्तिशाली भाला प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, जबकि मेसी एक भयंकर हमले के साथ उसका सामना करता है। 11वें घंटे में वह अपना हमला रोकती है। जेकब हस्तक्षेप करते हैं, कौवे के भाले को तोड़ते हुए राक्षस शिकार के युग के अंत का संकेत देते हैं। राज्य के धोखे का रहस्य उद्घाटन और युद्ध के पीछे की सच्चाई जनता को चौंका देती है। लोग रेड की मुक्ति की मांग करते हैं और जनरल समझ की तलाश में अपनी तलवार छोड़ देता है। जेकब और मेसी रेड के सिर पर सवार होते हैं, राज्य के झूठ को उजागर करते हैं और शांति का प्रस्ताव देते हैं। राक्षसों के राजघराने के प्रतीक का अनावरण किया जाता है, जो उनकी शत्रुता के मनगढ़ंत आख्यानों को खारिज करता है। संयुक्त जेकब और मेसी युद्ध की मार को पीछे छोड़ते हुए और सद्भाव की एक नई दुनिया को गले लगाते हुए प्रस्थान करते हैं।